बात देश के अनमोल रतन की करते हैं। आज देश का हर परिवार एक उद्योगपति और उसके योगदान के बारे में चर्चा कर रहा है। रतन टाटा ने आज बता दिया है कि शालीनता, उदारता, परिश्रम जैसे गुणों वाले और देश निर्माण के साथ कदम कदम पर सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाले उद्योगपति कैसे अमर हो जाते हैं। रतन टाटा का पार्थिव शरीर आज मुंबई में नरिमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला जैसी कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद वर्ली के शमशान घाट में राजकीय सम्मान और ग्रैंड सैल्यूट के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा अमर हो गई है। देश में बिजनेसमैन तो कई हैं, लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक ही थे। वो एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने टाटा ब्रांड के जरिए देश को नमक ही नहीं बल्कि आटा, डेटा, सॉफ्टवेयर, चाय, घड़ी, कार, कॉफी, स्टील, घर, डीटीएच, होटल से लेकर एयरलाइंस तक सब दिया है। भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी जिंदगी को हर रोज टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट ना छूता हो। उन्होंने प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी फैसले लिए सबको सही साबित किया। इसके पीछे की सोच क्या है, इसका जिक्र एक बार उन्होंने किया था। रतन टाटा ने बताया था कि वो सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करते, बल्कि निर्णय लेते हैं और फिर उन्हें सही बना देते हैं। ऐसी सोच और कर्मों की वजह से ही आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से, ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति। बहुत बड़ा उनका प्रभाव रहा। उनका जो योगदान, कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से आज पूरा देश उदास है रतन जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस। दुख का दिन है। बहुत ही अमेजिंग इंसान थे। हम थोड़े वक्त भी बिता चुके हैं उनके साथ। बहुत अच्छे इंसान थे, तो बहुत दुख लगता है कि गए, लेकिन बहुत करके गए हमारे देश के लिए। भारत के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। हम लोग बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। रतन टाटा की ह्यूमिलिटी, विनम्रता की जो मिसालें दी जाती हैं वो अपने आप में हैरान करती हैं। सोचिए, चेयरमैन बनने के बाद भी रतन टाटा टाटा के होटल्स में जब जाते थे तो खुद पेमेंट करते थे अपने खाने का। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पे अपना सामान खुद उठाते थे, हमेशा, किसी को नहीं। एक बार उनसे किसी ने कहा कि आप ये सामान किसी और को क्यों नहीं उठाने देते, तो बोलते वो मेरा अपना सामान है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण,
नितिन गडकरी ने बताया कि एक बार उन्होंने कहीं उनको आमंत्रित किया तो रतन टाटा ने फोन करके पूछा कि आप मुझे यह बताएं कि कैसे आना है। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैं अपनी गाड़ी खुद चलाकर हमेशा आता हूं। और रतन टाटा के घर पे कभी भी कोई फोन करता था तो उस जमाने में जो 2 कमरे का फ्लैट था, हमेशा वो खुद फोन पिक करते थे। अब हम स्वर्गीय रतन टाटा की जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जिनमें प्रेरणा है, परोपकार है, समर्पण है, त्याग है, विश्वास है और सबसे बड़ी बात मनुष्यता है। अरबपति बिजनेसमैन होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन रतन टाटा होना उससे आगे की बात है। उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने आपके सामने अब हम पलटने जा रहे हैं। वर्ष 1998 में रतन टाटा ने देश की पहली स्वदेशी कार, जो कि डिजाइन्ड इन इंडिया थी, उसको लॉन्च किया और नाम सोचिए, भारत से प्रेरित इंडिका। लेकिन रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट घाटे में चला गया। इसके बाद 1999 में रतन टाटा ने अमेरिकी कंपनी फोर्ड से डील करने का फैसला किया, लेकिन फोर्ड के चेयरमैन ने यह कहते हुए डील करने से इनकार कर दिया कि अगर वो डील करेंगे यह टाटा पर एहसान ही होगा। लेकिन रतन टाटा ने 9 साल में ही इस अपमान का बदला ले लिया। वर्ष 2008 में फोर्ड दिवालिया हो गई। तब रतन टाटा ने फोर्ड के 2 सबसे पावरफुल और पॉपुलर ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। शायद इस अनुभव के आधार पर ही उन्होंने कहा होगा कि अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग महल बनाने में करें। रतन टाटा ने भारत में कारों की दुनिया में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। एक बार रतन टाटा ने 4 लोगों के एक परिवार को बारिश में बाइक पर भीगते हुए देखा। वो तस्वीर रतन टाटा के दिल और दिमाग में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के इंजीनियर्स के साथ बातचीत की और फिर वर्ष 2008 में भारत के मिडिल क्लास के लिए टाटा नैनो लॉन्च कर दी। यह दुनिया में कार बाजार के इतिहास में अब तक की सबसे सस्ती कार थी। रतन टाटा के लिए सबसे बड़ा अवार्ड उनके अपनों का प्यार ही था, इसीलिए उन्होंने प्रिंस चार्ल्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ठुकरा दिया था। 2018 में प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें सम्मानित करने के लिए ब्रिटेन बुलाया था, लेकिन रतन टाटा सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि वो घर पर अपने बीमार डॉगी टैंगो और टीटो की देखभाल कर रहे थे जो उनके साथ थे। उनका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। एक बार रतन टाटा ने अपने भाषण में कहा था कि अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें, गो टुगेदर। रतन टाटा हमेशा देश के लिए ही सोचते थे और एयर इंडिया से उनका एक भावनात्मक जुड़ाव था। इसी वजह से आप इसकी वजह जान लीजिए। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत वर्ष 1932 में हुई थी, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया कर दिया गया। और जब 2022 में एयर इंडिया कर्ज में पूरी तरह डूब गई, तब टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया और अब ये एयरलाइंस 60% घाटे से उबर चुकी है। रतन टाटा के विजन का एक और उदाहरण, रतन टाटा की लीडरशिप में वर्ष 2002 में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जीई के साथ $10 करोड़ की सबसे महंगी डील की। इस डील पर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन रतन टाटा ने इसके आईपीओ से 2 वर्ष के अंदर ही 2004 में $100 करोड़ जुटा लिए और अब 2024 में टीसीएस का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। टीसीएस टाटा की एक कैश काउ कही जाती है। रतन टाटा की कामयाबी का एक बड़ा सूत्र यह भी था कि सफलता को अपने दिमाग में और हार को कभी अपने दिल में मत बसने दो, और इसी वचन को उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी में अपनाया। रतन टाटा ने सोचिए उस जमाने में टेटले टी कंपनी को खरीदा, कोरस स्टील को खरीदा। कोरस स्टील बहुत बड़ी कंपनी थी, इन सब को खरीदा। उन्होंने भारत के व्यापार को दुनिया तक फैलाया और भारत का नाम बढ़ाया। रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जिनके नाम के आगे कारोबार शब्द तो जुड़ता है, लेकिन उसके साथ एक और शब्द जुड़ जाता है और वो है परोपकार, फिलैंथ्रोपी, चैरिटी। क्योंकि खुद रतन टाटा ने हमेशा परोपकार को अपने कारोबार से ऊपर रखा है। असल में रतन टाटा के लिए असली दौलत इंसानियत और मानवता थी और परोपकार की बैलेंस शीट में वो सबसे अमीर साबित हुए। इसीलिए रतन टाटा को देश का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता था। रतन टाटा अपनी कुल कमाई का 60 से 65% हिस्सा चैरिटी में देते थे।
वर्ष 2008 में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को 420 करोड़ रुपए का दान दिया। वर्ष 2010 में रतन टाटा ने कोलकाता में अस्पताल के लिए 220 करोड़ रुपए का दान दिया। वर्ष 2020 में कोरोना काल में रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। इसके अलावा पिछले वर्ष 2023 में उन्होंने मुंबई में जानवरों के लिए 98,000 स्क्वायर फीट में अस्पताल बनवाया। इसी तरह रतन टाटा 32 राज्यों में 632 जिलों में मदद कर रहे थे और इससे 6 करोड़ 80 लाख लोगों को फायदा हो रहा था। रतन टाटा, सोचिए जरा, अब उनकी फिलैंथ्रोफी के जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं उसमें कई उदाहरण, और एक बड़ी हैरानी वाली बात, जब रतन टाटा रिटायर हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है। किसी ने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा या तो वायलिन हो सकता है या पियानो हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप सीख लीजिए, आपके पास काफी टाइम है। तो रतन टाटा ने कहा लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मेरी आदत नहीं है अपने ऊपर इतना खर्चा करने की। रतन टाटा से किसी ने पूछा कि आपके सूट्स वगैरह कहां से बनते हैं, बोलते मैं एक लोकल दर्जी से बनवाता हूं। यानी रतन टाटा सिर्फ कमा नहीं रहे थे, वो समाज को वापस भी दे रहे थे, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे थे। रतन टाटा ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी नहीं बना पाते। वो जाते जाते आप सबके कंधे पर हाथ रखकर ये कह गए हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव होंगे, बस उन पर विजय प्राप्त करते चलना। हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि।